हर दिल में एक कहानी है और हर कहानी तक पहुंचना हमारा मकसद है। कहानीतक.com संवाद हम सबका। नमस्कार, मैं हूं रमेश मिश्र। आप देख रहे हैं कहानीतक.com यूट्यूब चैनल। संवाद हम सबका में आपका स्वागत है। अगर आप माता पिता हैं, अभिभावक हैं एक ऐसे बच्चे का जो स्कूल जाता है, तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। यह वीडियो आपके काम का वीडियो है। आज मैं आपसे बात करूंगा भारत में स्कूल शिक्षा व्यवस्था की। आज शिक्षा का पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो चुका है। एक आम आदमी के लिए अपने बच्चे को, जिसे कहते हैं अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला पाना, बड़ा कठिन सा होता जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा प्राचीन काल में भारत में क्या शिक्षा व्यवस्था थी। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्तिगत उन्नति नहीं था, बल्कि लोक कल्याण था। छात्रों को समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति और उनके कर्तव्यों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता था। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, की भावना शिक्षा के द्वारा ही उनमें विकसित की जाती थी। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा साधना थी, विद्या साक्षरता भर नहीं थी। नैतिक मूल्यों और ज्ञान से रहित शिक्षा को अधूरा और अनुपयोगी माना जाता था। भारत में शिक्षा कभी वस्तु के रूप में नहीं देखा गया। शिक्षा को प्राचीन काल में भारत में शिक्षा को कभी वस्तु के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि शिक्षा दान और कर्तव्य के रूप में देखी जाती रही। इसलिए ही तो एक गुरु, एक शिक्षक अपने शिष्य को के साथ अपना ज्ञान साझा करता था, अपना धर्म मानकर, और एक शिष्य अपने गुरु से वह शिक्षा प्राप्त करता था अपना सौभाग्य मानकर। भारत में आज शिक्षा एक सर्विस इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान छात्रों को ग्राहक और डिग्री को उत्पाद बनाकर बेचते हैं। इस तरह से एजुकेशन इज द बेस्ट बिजनेस। अगर शिक्षा व्यवस्था भारत में वर्तमान स्थिति में चल रही है, तो अपनी प्राचीन मूल्यों से भारत की शिक्षा में कोई विकास नहीं आया, बल्कि उसका पतन हुआ है। क्योंकि भारत की शिक्षा के जो उद्देश्य थे वे नैतिक थे, वे नैतिक मूल्यों पर आधारित थे। अगर एक शब्दों में कहना चाहें कि भारत में जो प्राचीन काल में शिक्षा थी वह क्या थी, तो वह एक पुण्य का कार्य था। और आज वर्तमान की शिक्षा एक निवेश मानी जा रही है, इसे निवेश के रूप में देखा जाता है। आप, हम सभी लोग परिचित हैं कि इस समय भारत में एलकेजी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा दिलाने में अभिभावकों को किन किन दौर से गुजरना पड़ता है। मैं बात उन विशेष अभिभावकों की कर रहा हूं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। भारत में इस तरीके से शिक्षा का वर्गीकरण कर दिया गया चालाकी से कि लोगों की समझ से बाहर है वो।
एक स्कूल जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए प्रति माह की फीस लेता है, एक स्कूल जो लाख रुपए की फीस लेता है, एक स्कूल जो 50,000 की लेता है, एक जो 20,000 की लेता है। पहले भारत में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में एक गुरु के गुरुकुल में राजा का भी बेटा पढ़ता था और एक गरीब का भी बेटा पढ़ता था। फिर भारत में यह व्यवस्था क्यों खत्म कर दी गई कि एक जिलाधिकारी का बेटा, एक मंत्री का बेटा, एक बड़े व्यवसायी का बेटा जहां पढ़ता है वहां एक गरीब का बच्चा उस कक्षा में, उस स्कूल में दाखिला नहीं पा सकता। उसके आड़े अर्थ आता है, धन। तो इस तरीके की जो शिक्षा है उसको लेकर के हम और आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ठगे जा रहे हैं। मैं एक शब्द में और कहूं तो शिक्षा माफियाओं ने शिक्षा को लेकर खुली लूट मचा रखी है। स्कूल उन्हीं का, स्कूल में कॉपी किताब जहां मिलती है दुकान उन्हीं की, जूता, मोजा, ड्रेस, बेल्ट, टाई, पेंसिल, इरेजर, हर चीज 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना अधिक बाजार के मूल्य से अभिभावक खरीदने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा भारत में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं और जो अभिभावक अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उन्हें पढ़ा रहे हैं, अगर वे बच्चे काबिल नहीं हो पा रहे हैं तो अभिभावक की पूरी तरह कमर टूट जा रही है। बहुत बार समाचार देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग जानकारी में मिलते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कई तो माता पिताओं ने अपनी जमीनें बेची, गिरवी रखी। कई माताओं ने अपनी ज्वेलरी जो उनकी शादी में उनको शुभ रूप में मिली थी उसको गिरवी रखा या बेचा। और औलादें इतनी महंगी शिक्षा लेने के बाद कहीं अमेरिका चली जाती हैं, इंग्लैंड चली जाती हैं या भारत में ही रहती हैं और अपने माता पिता को अकेला छोड़ करके अपना जीवन जीने लगते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वह एक अलग विषय है और उस पर किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो बात मैं शिक्षा की कर रहा हूं कि भारत में इतनी महंगी शिक्षा होने की जरूरत क्या है। एक सरकार की मंशा क्यों नहीं ऐसी है कि एक आम आदमी का बेटा और एक राजा का बेटा, एक मंत्री का बेटा, एक शासक का बेटा, एक जिलाधिकारी का बेटा एक साथ एक स्कूल में, एक साथ एक क्लास में, एक बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर सकें। इसके पीछे कहां से दिक्कत आती है? कुल मिलाकर सरकार की मंशा ऐसी है नहीं। बहुतायत सरकारें इस मामले में फेल सी रही हैं। कहानीतक.com ने एक पहल की है। किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था यदि भारत में लागू की जाए LKG से लेकर के और 12वीं तक की शिक्षा के लिए, तो उसका एक प्रारूप मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। प्रारूप यह है कि ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C के 3 तरह के स्कूल बनाए जाएं। सरकार ऐसा एक कानून लेके आए, उसको ये मेरी सलाह है। कहानीतक.com की लाखों करोड़ों अभिभावकों की तरफ से सरकार से गुजारिश है कि एक ऐसा कानून लेकर आए, एक ऐसा नियम बनाएं जिसमें भारत में 3 प्रकार के स्कूल हों। प्रथम A ग्रेड में सरकारी स्कूल हों, स्कूल जिसमें 50 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति माह प्रति छात्र की का शुल्क हो, फीस हो। 400 से 500 रुपए प्रति माह ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की सुविधा हो। और एक बात बहुत ध्यान से इस बात को सरकार को भी सुननी चाहिए और हम अभिभावकों को भी इसके लिए चर्चा करनी चाहिए और सरकार को इसके लिए मनाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि अगर हमारी सरकारों ने सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तरह
परिवहन व्यवस्था मुहैया कराई होती, तो आज हमारे यहां प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के और 12वीं तक के स्कूलों, विद्यालयों तक के कॉलेजों की ये दुर्दशा नहीं होती। आज कुकुर मुत्ते की तरह अनेक पब्लिक स्कूल का नाम देकर के लोग स्कूल खोले जा रहे हैं। उनके मानक पूरे हैं या नहीं हैं, यह अधिकारियों की कई बार मिलीभगत में चीजें छुप जाती हैं। सरकारी स्कूलों में ट्रेंड प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाते हैं। लोग अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो मैं भी हूं और लोग भी हैं। निजी स्कूलों में इसका कोई मानक ही नहीं है। कौन बेरोजगार है और वह उसे कुछ आता है नहीं आता है, उसके पास नकल करके डिग्री है या पढ़ करके डिग्री है, यह जानने का की जरूरत भी नहीं होती। कम से कम पैसे में कौन निजी स्कूलों में आकर के पढ़ा दे। फीस उन्हें अधिक चाहिए, पढ़ाने वाले की सैलरी कम होनी चाहिए, इस पर काम करते हैं निजी स्कूल। तो मेरा मानना है कि ग्रेड ए 50 रुपए से 250 रुपए, परिवहन व्यवस्था दी जाए, आधुनिक सुविधाएं दी जाए। ग्रेड बी में वे निजी स्कूल आएंगे जिनकी फीस अधिकतम 2500 होनी चाहिए, परिवहन 500 से 600 या अधिकतम 700 रुपए। सारी आधुनिक सुविधाएं उस स्कूल में भी हों। और अगर कुछ आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, कम हैं, तो ऐसे स्कूलों को ग्रेड सी में रखा जाना चाहिए और उनकी फीस 1000 रुपए अधिकतम प्रति माह की होनी चाहिए। 500-600 रुपए परिवहन शुल्क उनका भी होना चाहिए। अगर इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू की जाए तो यकीन मानिए कि बढ़ती खाई जो हमारे बीच में बढ़ रही है, हमारे समाज में जो खाई बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो बड़ा गैप है वह कम हो जाएगा। दूसरा, शिक्षा नैतिकता परख होनी चाहिए। नैतिक मूल्यों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए, जो कि हमारी सरकारें इस पर विशेष रूप से ध्यान ही नहीं दे रही हैं। शिक्षा केवल रोजगार परख हो, यह किसी भी रूप में जरूरी नहीं है। शिक्षा नैतिकता से भरी हुई, ज्ञान से भरी हुई और रोजगार परख हो, शोध परख भी हो। केवल रोजगार ही अगर हम ढूंढेंगे तो एक समय में आकर विश्व गुरु कहलाने वाला भारत लोगों के सामने कटोरा लेके खड़े होने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए सरकारों को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक छात्र ही किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का भविष्य होता है और उस छात्र का निर्माण होता है शिक्षा के द्वारा। महंगी फीस, भारी भरकम फीस से परेशान अभिभावक और बच्चे कई बार स्कूलों के गेट से वापस कर दिए जाते हैं। कई बार वो स्कूल के कक्षा में से बाहर गैलरी में खड़े कर दिए जाते हैं, कई बार स्कूल में ही खड़े कर दिए जाते हैं। क्या यह एक सरकार के लिए अच्छी बात है? क्या एक सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसके नागरिक के बच्चे अच्छी शिक्षा कम पैसों में पा सकें? इन माफियाओं के हाथ में हमारी शिक्षा व्यवस्था क्यों घूम रही है? इन माफियाओं का इतना बड़ा नेक्सस काम करता है कि ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में कंट्रोल करते हैं। ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक बॉल की तरह जब चाहते हैं तब उछाल देते हैं और जब चाहते हैं तब नीचे गिरा देते हैं। कभी ये पर्चे लीक करा देते हैं। तो सरकार की मंशा क्या है, ये सरकार को भी सोचना होगा, बताना होगा जनता को, क्योंकि जनता इन चीजों से ऊब रही है। अब बहुत सारे मिली भगत की खिचड़ी पकाई जा चुकी है। उन बच्चों का क्या दोष है, या वे बच्चे हमारे देश में अच्छी शिक्षा और अच्छे स्कूलों में जाने से क्यों वंचित रह जा रहे हैं?
जिनके माता पिता अहरनिश इस देश की सेवा में अपना योगदान देते हैं, चाहे वो किसान के रूप में, चाहे वो मजदूर के रूप में, और चाहे छोटे मोटे व्यापारी या कर्मचारी के रूप में। सबका अधिकार शिक्षा पर समान होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था में शिक्षा को आम आदमी की पहुंच से दूर करते चले जा रहे हैं। सरकार यहां क्या सोच रही है, वह कैसे इसको इंप्लीमेंट करेगी, यह बड़ा सवाल है। और ये हमारा और आपका, अभिभावक गणों का की जिम्मेदारी है कि वे सरकार को इस पैटर्न पर शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए सहमत कराएं, बाध्य करें, क्योंकि कई बार अधिकार पाने के लिए हमें और आपको शांतिपूर्ण आंदोलन भी करने पड़ते हैं। शिक्षा दान की वस्तु है, कर्तव्य की है। शिक्षा दान की वस्तु है, कर्तव्य की वस्तु है। अगर हम कर देंगे तो शिक्षा की खरीद फरोख्त ऐसे ही जिंदा रहेगी। शिक्षा को हम लोग इस दायरे से बाहर रखें। शिक्षा खरीद बेच की वस्तु नहीं हो सकती है। यह धर्म और कर्तव्य के तहत एक राष्ट्र के निर्माण में इसकी महती भूमिका होती है, यह हमें और आपको समझना होगा। शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा सेवा है, जहां लेन देन से ज्यादा जरूरी है कि नैतिक मूल्यों के साथ ज्ञान की लंबी परंपरा से हमारे छात्रों को अवगत कराया जाए। भारत में अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी जाए तो भारत पहले की तरह विश्वगुरु दुनिया के सामने बनकर आज भी खड़ा रहेगा। और यह काम है हमारी सरकारों का। हम अभिभावक तो अपने बच्चे को स्कूल तक भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे में हमारे बच्चों को वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, सरकार के नियंत्रण के बाहर अगर चीजें चल रही हैं, कैसे हमसे पैसे की वसूली की जा रही है, यह सरकार के बाहर नियंत्रण से बाहर चल रहा है, तो दुर्भाग्य है देश का। सोचना होगा हमको और आपको और सरकार को, सबको मिलकर सोचना होगा कि आखिर वह कौन सी ताकतें हैं जो भारत में आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर शिक्षा को लिए जा रही हैं। सोचिएगा, इस वीडियो में अगर आपको आपके मतलब की, आपके काम की चीज का हमने जिक्र किया हो तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। साथ साथ आप इस चैनल को कहानीतक.com को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपका बहुत धन्यवाद। मैं हूं रमेश मिश्र, कहानीतक.com से।